जय हिंद। आज हम कक्षा 8 विज्ञान बल और दाब पाठ 11 है उसके कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो पूरे पाठ को कवर करेंगे। आजकल पेपर ऐसा ही आता है, जहाँ पाठ के बीच बीच में से पूछते हैं और स्टूडेंट क्या सीखा पाठ से ऐसे पूछते हैं। रटी रटाई वहाँ चीज़ नहीं चलती। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है हमारा कि बल क्या है। तो बल क्या है, 8वीं में जो दे रखा है उसी के अनुसार डेफिनेशन देता हूँ इसकी। तो किसी वस्तु पर लगने वाला धक्के यानी अभिकर्षण या खिंचाव को बल कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि बल वो है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे। जो गतिशील है उसको रोक दे, जो रुकी हुई है उसको गति करा दे। ठीक है ना। धक्का देकर हम दूर करते हैं, किसी चीज को खींचते हैं, अपने पास लाते हैं, तो ये सब क्या है, बल है। अगला प्रश्न है, क्या बल लगाने के लिए अन्योन्य क्रिया होना आवश्यक है, समझाइए। तो इसका उत्तर है हाँ, बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होना आवश्यक है। उदाहरण, व्यक्ति का कार को धक्का देना, कार को धक्का देगा तो वो चलेगी। एक व्यक्ति हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। पहलवान का कुश्ती लड़ना, या दो, किताब में दिखा रखा है दो लड़कियां एक दूसरे को धक्का देकर लड़ रही है। ठीक है ना। गोल गोल हाथ पकड़कर घूमने वाली बालिकाओं को एक दूसरे खींचना, जैसे गोल गोल घूमर नृत्य से करती है, दो ऐसे हाथ पकड़ती है, तो वो भी क्या है कि एक दूसरे को खींचती है। हाथ छूट गए तो जाकर गिर जाएगी, लेकिन एक दूसरे को खींच रही है, इसमें भी बल लग रहा है दो के बीच। अगला, किसान द्वारा भैंसे या पशु को खींचना, गाय दिखा रखी है उसको खींचता है किसान ले जाते समय, तो वो पशु अपनी तरफ से ताकत लगाता है, किसान अपनी ताकत लगाता है, जिसकी ताकत होगी बल वो उधर जाएगी। पशु ज्यादा ताकत लगा रहा है तो वो खींच नहीं पाएगा, किसान ज्यादा ताकत लगा रहा है तो उसे खींच कर ले जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब दो मित्र एक ही वस्तु को एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में धक्का देते हैं। तो जब एक ही दिशा में लगने वाले बल जुड़ जाते हैं, एक वस्तु है, कोई संदूक है, आपका दिखा रखा है क्रियाकलाप, दो छात्र एक ही तरफ धक्का दे रहे हैं तो उनका बल जुड़ जाएगा और वस्तु इधर चली जाएगी। ठीक है ना। विपरीत दिशा में कार्य करने पर नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। जैसे एक संदूक है, एक इधर से धक्का लगा रहा है, इधर से लगा रहा है, जो बल लग रहा है, इसने कितना बल लगाया, इसने कितना बल लगाया। ठीक है ना। मान लो इसने 5 न्यूटन लगाया, न्यूटन में नापते बल को, इसने 3 न्यूटन लगाया, तो नेट बल कितना हो गया, 2 न्यूटन। इसमें से ये घट गया, तो ज्यादा लगाया, एक ने कम लगाया, तो दोनों का अंतर क्या, कुल नेट बल क्या हो गया, दोनों का अंतर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेट बल शून्य हो इसके लिए एक स्थिति का उल्लेख कीजिए। एक रस्सी के दोनों सिरों को छात्रों के समूह द्वारा विपरीत दिशा में खींचना। छात्राएं बनाए रखी है, इधर छात्राएं यानी स्टूडेंट खड़े हो गए, इधर स्टूडेंट खड़े हो गए, बीच में एक रस्सी, दोनों एक साइड से खींच रहे हैं। ठीक है। तो रस्सी का एक बीच का सिरा वो किधर ही नहीं जा रहा, क्योंकि अगर बराबर बल लग रहा है तो उनका क्या है कि नेट बल शून्य है। अगला प्रश्न है, किन कारकों से बल का प्रभाव बदल जाता है। तो एक तो इसकी दिशा में परिवर्तन से, अगर दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो बल का प्रभाव बदल जाता है, या इसके परिमाण में परिवर्तन से इससे भी बल का मान बदल जाता है। अब वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण क्या है। तो वस्तु में गति में परिवर्तन का कारण है बल। बल की प्रबलता मापी किससे जाती है, बल के परिमाण से मापी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या बल वस्तु की गति में परिवर्तन करता है, समझाइए। वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में बल लगाया जाए तो उसकी गति बढ़ जाती है, जबकि वस्तु की दिशा की गति के विपरीत बल लगाया जाए तो वस्तु रुक जाती है। जैसे एक वस्तु है, गति कर रही है, इधर जा रही है, और इसको पीछे से और धक्का जाए तो ये तेजी से इधर जाएगी। अब मान लो एक वस्तु इधर जा रही है, इसके बीच में रुको डाल दी कि नहीं तुम्हें इधर जाना है, तो उसकी गति है रुक जाएगी। ठीक है। या फिर अगर इधर से ज्यादा गति लगेगी तो वो अपनी दिशा चेंज कर लेगी, इधर चली जाएगी, और कम लगेगी तो वो ऐसे चल रही है तो वैसे ऐसे चलने लगेगी। जैसे स्थिति एक का उदाहरण है, फुटबॉल के खेल में फुटबॉल को उसी दिशा में बार बार फुटबॉलर लात मारता है। ठीक है ना। फुटबॉल का गेम होता है, इधर नेट में पहुंचाने, इधर से बार बार लात मारता है और यहाँ ले जाता है नेट में। ठीक है ना। तो स्थिति एक। स्थिति दो क्या है, क्रिकेट की गेंद को रोकना। बैट्समैन ने शॉट मारा, खींच के बाउंड्री पर फील्डर खड़ा है तो वो क्या है, बाउंड्री जाने से रोक रहा है, तो ये क्या है कि गति है उसके विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या बल लगाने से वस्तु की दिशा में परिवर्तन होता है, उदाहरण दो। हाँ, परिवर्तन होता है बल लगाने से वस्तु की दिशा। बॉलर द्वारा फेंकी गई गेंद को बैट्समैन द्वारा मनचाही दिशा में शॉट लगाकर पहुंचाना। क्रिकेट गेम देखा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 3 डंडी है, यहाँ पर बैट्समैन खड़ा, इधर से बॉलर है, गेंद डाली, बॉलर का काम है इस स्टंप को उड़ाना। बैट्समैन ना केवल इसको रोकेगा बल्कि मनचाही दिशा में शॉट भी मारेगा, वो चाहे जिस दिशा में मार सकता है। ठीक है। तो वो बल की दिशा, वस्तु की दिशा में परिवर्तन होता है बल लगाने से।
अगला प्रश्न है, एक उदाहरण दो जहां बल लगाने के बाद भी वस्तु की गति न करे। तो इसका उदाहरण हो गया दीवार को धक्का देना। दीवार है, कोई धक्का दे रहा है, ट्रेन को धक्का देना, बस को धक्का देना, अकेला इंसान धक्का दे रहा है, वो हिलेगी नहीं। तो क्या बल लगाने से उसकी वस्तु की गति नहीं हुई, ऐसे उदाहरण हो गए। अगला प्रश्न है, क्या बल लगाने पर वस्तु की आकृति में परिवर्तन संभव है? उदाहरण दो। हाँ, संभव है। जैसे आटे को गूंथता है, आटा गोलाकार होता है गीला, उस पर बल दे तो उसकी चेंज हो जाती है। गुब्बारे को बीचों बीच दबाना है, गुब्बारा इसको बीचों बीच दबाए तो ऐसे यहाँ से ये पिचक जाएगा। तो क्या कि बल लगाने से वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। तो अब वापस देखते हैं पुनः, जो जितना पढ़ा था उसमें एक प्रश्न ये भी बन सकता है, एक वस्तु पर बल लगाने पर क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती है? एक तो आकृति में परिवर्तन हो सकता है, एक दिशा में परिवर्तन हो सकता है, एक गति में परिवर्तन हो सकता है बल लगाने से। विराम है, कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसकी गतिशील हो सकती है, या उसका उल्टा है ना, गतिशील वस्तु है उस पर बल लगाए तो वो रुक सकती है या धीमी पड़ सकती है। ठीक है, अब देखते हैं बल के प्रकार। तो बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है? जिस वस्तु पर बल लगाए उसे संपर्क होना आवश्यक है। कोई वस्तु है जिस पर हम बल लगा रहे हैं तो उसका संपर्क या उससे टच होना आवश्यक है, तो वो क्या कहलाता है? बल का प्रकार संपर्क बल। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पेशीय बल, एक होता है घर्षण बल। पेशीय बल है ना, मांसपेशियों द्वारा हम हमारी मांसपेशियां उसके द्वारा जो बल लगता है उसे कहते हैं पेशीय बल। जैसे कुएं से पानी की बाल्टी निकालना, पशुओं द्वारा भार को खींचना। और पेशी का संपर्क क्या है? क्या कि इससे वस्तु से होता है, इसलिए एक प्रकार का क्या है? संपर्क बल है। ठीक है, अगला है घर्षण बल। दो वस्तुओं की सतहों के बीच लगने वाला बल, यानी दो वस्तुएं हैं उनकी सतह के बीच जो बल लगता है वो घर्षण है। जैसे एक आंगन है, आंगन पर गेंद लुढ़कती है, तो लुढ़कती जा रही है, तो गेंद की सतह और जो आंगन है उसकी सतह के बीच जो बल लग रहा है वो घर्षण बल है। ठीक है, अब है असंपर्क बल। दो वस्तुओं के बीच बिना संपर्क के, कोई दो वस्तु है, एक वस्तु है उसको एक दूसरी वस्तु है, इसको इससे बल लगा, लेकिन इनका दोनों का संपर्क होना आवश्यक न हो और फिर भी बल लगे तो वह असंपर्क बल कहलाता है। जैसे चुंबकीय बल, चुंबक तो देखिए कि जिसमें दो नॉर्थ एंड साउथ दो सिरे होते हैं, नॉर्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, नॉर्थ साउथ आकर्षित करते हैं, तो चुंबकीय बल क्या है कि असंपर्क बल है, बिना छुए भी एक दूसरे की गति को प्रभावित कर सकती है बल द्वारा। ठीक है, और चुंबक के बीच लगता है, या लोहा और चुंबक के बीच भी चुंबकीय बल लगता है, लोहा की वस्तुओं को भी आकर्षित करता है। अगला है असंपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण बल। किसी बड़े पिंड द्वारा, जैसे पृथ्वी, अपने और वस्तुओं को आकर्षित करना। ये सिर्फ पृथ्वी का नहीं है, अकेले पृथ्वी का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का गुरुत्वाकर्षण बल यूनिवर्सल है। ठीक है ना, यूनिवर्सल बल है, ठीक है ना, पूरे ब्रह्मांड का है, सार्वत्रिक बल है। तो कोई भी बड़ा पिंड है तो छोटे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे हवा में कोई क्रिकेट की गेंद छोड़ दी तो थोड़ी देर बाद क्या आएगी? जमीन पर आ जाएगी। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। तीसरा है संपर्क बल है स्थिर, एक मिनट, तीसरा है स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ये रहा, इसमें क्या है? आवेशों, धनावेश और ऋणावेश द्वारा लगने वाला बल है वो क्या? स्थिर विद्युत आकर्षण बल है। एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क के आकर्षित करना ही स्थिर विद्युत बल कहलाता है। एक तो वस्तु आवेशित होती है और बिना एक दूसरी नहीं आवेशित होती है। जैसे सूखे बाल होते हैं, उनमें कंघा करो, फिर कागज के टुकड़ों के पास ले जाओ, छोटे छोटे कागज के टुकड़े फाड़ लिया आपने, ठीक है, और सूखे बालों में कंघा कर लिया काफी देर, तो कंघी पर आवेश आ गया तो क्या? कागज को अपनी ओर खींच लेती है। तो आवेशित वस्तु इसमें कंघी है, अनावेशित कौन है? कागज। तो ये स्थिर विद्युत बल, ये भी क्या है? असंपर्क बल, क्योंकि आकर्षित कर रही है कंघी और ये कागज को, और कागज को छुए बिना पास ले जाए। यहाँ पर कागज है, यहाँ पर कंघी है, ठीक है, और यहाँ पर कागज एकदम पास ले जाते हैं, छूटा नहीं, अपने आप आकर्षित कर लेगी। तो ये भी क्या है? असंपर्क बल। अगला है दाब बल, देख लिया, अब देखेंगे दाब। दाब क्या है? किसी पृष्ठ के प्रति एकाक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जैसे लकड़ी के तख्ते में कील नुकीली साइड से ही ठोकी जाती है, इसका एक उदाहरण है। जैसे कील है, एक साइड ये होती है, एक ये नुकीली साइड होती है। तो यहाँ पर तख्ता, यहाँ पर ये नुकीली रखेंगे, ऊपर हथौड़े से मारेंगे तो नुकीली साइड ठुक जाएगी कील। इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्योंकि कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा कम है, यानी ये नीचे का क्षेत्रफल कम है, ऊपर का ज्यादा है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न करता है। जितना बल दे रहे हैं तो वो बल क्या है? इस नुकीले सिरे को दाब उत्पन्न करेगा इस लकड़ी के तख्ते पर, वो अंदर ठुक जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये क्रियाकलाप से संबंधित है। आप ये क्रियाकलाप दे रखे हैं। किसी बर्तन में पानी डालने पर वह बर्तन के नीचे की ओर दाब लगाता है। एक बर्तन है, पानी डाला, एक तो वो नीचे की ओर दाब लगाएगा,
दूसरा है बर्तन की दीवार पर दाब लगाता है, दीवारें इस पर भी दाब लगाएगा, द्रव्य या पानी। और द्रव्य दाब क्या है, जो द्रव्य के द्वारा पानी के द्वारा जो दाब लगता है एक प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, वो द्रव्य दाब कहलाता है, ठीक है, जैसे पानी या अन्य द्रव्य द्वारा लगता है। तीसरा, दीवारों पर समान दाब लगता है, जैसे एक बर्तन है तो ये दीवार है चारों तरफ, ठीक है ना, पानी के गिलास है या कोई भी है, तो इसकी दीवारों के हर जगह बराबर बल लगता है। ये तीनों स्थितियां आपको समझानी है। तो पहली स्थिति देखते हैं कि वस्तु के नीचे पेंदे में बल लगाती है कोई, तो आपको क्या करना है कि एक सीधी नली लेनी है, सीधी नली या पाइप लेना है, ठीक है, नीचे उसका गुब्बारा बांध देना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लगा के किसी धागे से बांध देना है। फिर इसमें पानी डालना है, नीचे का गुब्बारा फूलने लगता है, पानी डालते हैं तो ये नीचे नीचे फूलने लगता है, जो ये सिद्ध करता है कि जल द्वारा नीचे की ओर दाब लगता है। किसी बर्तन में नीचे की ओर जल द्वारा दाब लगता है क्योंकि ये गुब्बारा फूलने लगता है। ये इसका एक एक्सपेरिमेंट हो गया। अब दूसरा है कि जल है, बर्तन की साइड वाली जो सतह है वो वहाँ पर भी बल लगाता है। इसके लिए भी एक आपके क्रियाकलाप दे रखे हैं किताब के अंदर, बढ़िया डायग्राम दे रखे हैं, वहाँ पर मैंने हाथ से बनाए और ऐसे ही बनेंगे एग्जाम में तो हाथ से। तो आपको क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेनी है, इसके इधर साइड में एक छेद करना है और वहाँ पर छोटा पाइप सा लगा के उसके ऊपर एक गुब्बारा लगा देते हैं और यहाँ से मोम लगा देते हैं ताकि हवा अंदर ना प्रवेश करे, और यहाँ पर गुब्बारा अच्छी तरह धागे से वगैरह से बांध देते हैं, धागे से या किसी अन्य से बांध देते हैं, ठीक है, सेलो टेप से। फिर क्या, इसके अंदर पानी डालते हैं, तो पानी जैसे जैसे भरता है गुब्बारा फूलने लगता है, जो सिद्ध करता है कि जल द्वारा किसी वस्तु की या किसी बर्तन की सतह पर साइड की जो सतह होती है या दीवारें होती है उस पर बल लगता है। ये प्रयोग सिद्ध करता है। तीसरा है कि दीवारों पर हमने बल तो लगा लिया, लेकिन आपको यह सिद्ध करना है कि दीवारों पर लगने वाला बल बराबर होता है ना, दीवारें जितनी भी उस पर बराबर समान मात्रा में बल या दाब लगता है। इसको दाब बोलेंगे, ठीक है ना, बल नहीं, बल या दाब लगता है वो बराबर लगता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर भी। आपको फिर एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेनी है। अब की बार आपको गोलाई में एक सीध में छेद कर लेते हैं बहुत सारे, या ऊपर नीचे छेद कर लेते हैं बहुत सारे, उसमें पानी डालते हैं तो छिद्रों के द्वारा पानी जल है वो बाहर आने लगता है, जो ये सिद्ध करता है कि बहुत पानी की भरी बोतल में कहीं भी हम छिद्र करें तो उससे बाहर आ रहा है पानी, यानी कि जो इसकी क्या कहते हैं दीवारें उस पर समान दाब जल द्वारा लग रहा है, ठीक है। ये क्रियाकलाप है और आप लिख सकते हैं इसको डिटेल के अंदर। इसके अलावा कि गैसें भी बर्तन या गुब्बारे की दीवारों पर दाब डालती है। अभी द्रव्य का दाब देखा था, अब गैसें भी दाब डालती है। जैसे गुब्बारे का मुंह से हवा भरने पर फूलना है, गुब्बारा लिया हमने, ठीक है, मुंह से हवा भरी या किसी से भी हवा भरी तो वो फूलने लगता है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि गुब्बारे पर दाब लग रहा है। और छिद्रयुक्त गुब्बारे का न फूलना, छोटा सा छेद कर दिया सुई से फिर बुलाया तो वो नहीं जितने छेद हो गए उससे बाहर हवा निकलने लगेगी, जैसे गुब्बारा नहीं फैलता, ये भी हवा द्वारा दाब लगाने के कारण होता है। साइकिल की ट्यूब पंचर होने पर टायर का पिचक जाना, ठीक है ना, जैसे पंचर होती है फिर उसमें क्या कि वो जो ठीक करता है पंचर का टायर वो क्या करता है, इसमें हवा भरता है, इसको पानी में डुबाता है तो बुलबुले निकलते हैं, यानी जहाँ से हवा निकलती है वहाँ पर हवा निकलती है बाहर, वहाँ पर पानी में बुलबुले निकलते हैं उस गैस से, तो हवा उसको चिपकाता है और ये पंचर सही कर देता है। तो ये भी क्या है कि गैस के द्वारा दाब के कारण होता है। अब वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब से पहले देखेंगे वायुमंडल क्या है। तो हमारे चारों ओर वायु का जो आवरण है वो वायुमंडल कहलाता है। वायु द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब है वो वायु दाब या वायुमंडलीय दाब कहलाता है, ठीक है। अब है इकाई क्षेत्रफल पर वायु से भरा एक खड़ा या पाइप या बेलन लेते हैं ना, खड़ा पाइप है खोखला, उसके अंदर क्या वायु ऑटोमेटिक है, खाली जगह होती है जहाँ वायु अवश्य होती है, ठीक है ना, वायुमंडल के अंदर रखे तो बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। कहना क्या चाह रहा है, इकाई क्षेत्रफल है, यहाँ पर कोई बेलन रखा आपने सतह पर, ठीक है ना, तो खड़ा पाइप रखा या बेलन रखा, तो बेलन में जितनी वायु है तो वायु पर कितना ये गुरुत्वीय बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे से, वो कितना लगेगा, जितना इस पर वायुमंडलीय दाब वायु द्वारा इस पाइप पर लगेगा उतना इस बेलन पर क्या है गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, यानी गुरुत्वीय बल और वायुमंडलीय दाब इस खोखले बेलन में जो वायु भरी है उसके लिए बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही बात ये बताना चाह रहा है, किस पर, इकाई क्षेत्रफल पर। एंड लास्ट एक प्रयोग है कि वायुमंडलीय दाब कितना लगता है। तो एक है ना, एक आता है रबड़ का चूसक आता है ऐसे, ठीक है ना, प्लेट नुमा, उस पर एक ऐसे पकड़ने का होता है, तो उसको क्या है, एक समतल पृष्ठ पर रबड़ के चूसक को रखकर दबा देते हैं, ठीक है ना, तो एक प्याले नुमा होता है ऐसे, और यहाँ पर एक होता है आपके डायग्राम बनाया हुआ है, उसको उल्टा रखना है, ठीक है, ऐसा होता है, और वैसे गोलाकार होता है, थोड़ा ऐसे इस टाइप का होता है प्याले नुमा, उसको उल्टा रखना और दबाव देना है, जिससे कि रखकर दबाने पर वह चिपक जाता है ना, किसी समतल पर वह चिपक जाता है। इसे पुनः निकालने के लिए इतना बल लगाया जाना चाहिए कि इसके वायुमंडलीय, अब इस पर जो दाब लग रहा है वो अंदर वायु है इसके, ठीक है, थोड़ी बहुत वायु रह गई,
इसलिए ठीक है ना, ये वायु रह गई यहाँ पर, इसको उल्टा रख दिया तो भी। तो जितना इसको वापस निकालना है, ये सतह है, इसको वापस निकालना है तो कितना बल लगाना पड़ेगा, जितना वायुमंडलीय दाब है उससे अधिक निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तभी ये वापस छूटेगा। इसलिए इतना ज़्यादा इस पर वायुमंडलीय दाब लगता है। यदि चूसक व समतल पृष्ठ के बीच वायु ना हो तो इसे हटाना मुश्किल होता है। और इसके जोर से धक्का देकर इस तरह, जैसे ये समतल पृष्ठ है और इसे चिपका दिया एकदम, जैसे वायु बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, तो इसको निकालना मुश्किल है। थोड़ी बहुत वायु रहेगी तो वायुमंडलीय दाब लगेगा, और वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा बल लगाएंगे तो हमें निकल जाएगा। वायु नहीं रहेगी तब ये निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ ये आपका पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।